तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उदयाचलम संस्थान में। हम लोग केवीएस टीजीटी संस्कृत के पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो पुस्तक मुख्य चलती है व्याकरण के लिए, व्याकरण विधि 9-10 में चलती है, तो इसके तीसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। जो टॉपिक है वह है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि के की जो पाठ्य सामग्री आ रही थी, इसके संधि नियम जो आ रहे थे उनका अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है। अब यह अभ्यास कार्य है। विसर्ग संधि के अंतर्गत जो अभ्यास कार्य आ रहा है, इसमें 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तीनों प्रश्नों को यहाँ हल कर लेते हैं। इसके पश्चात इस प्रकरण से, पूरे संधि प्रकरण से कुछ और भी अभ्यास आ रहे हैं और इसके अंतर्गत कुल 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग भी पुस्तक सामने रखिए, पुस्तक हो तो इन अभ्यासों को हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि इनको करने से पूरे टॉपिक का एक बार रिवीजन हो जाता है। जैसे अब विसर्ग संधि से संबंधित ये अभ्यास आ रहा है, तो इस अभ्यास के बहाने पूरे विसर्ग संधि प्रकरण का रिवीजन एक प्रकार से हो जाएगा। तो कर लेते हैं। अभ्यास कार्य समाप्त करके ये तीसरा अध्याय समाप्त हो जाएगा। इसके पश्चात व्याकरण विधि के जो टॉपिक आ रहे हैं उनको पढ़ेंगे हम लोग। तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि व्याकरण को अच्छे से पढ़ाएं और बोधगम्य करके सरल तरीके से समझाएं, ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो यदि समझ में आता है आप लोगों को तो कमेंट करके बताया करिए। कोई दिक्कत हो तो भी बताया करें। यदि अच्छा लगे, समझ में आ रहा है, तो लाइक भी किया करें, वीडियोज़ को शेयर भी किया करें जो इस तैयारी से जुड़े हैं। वस्तुतः ये केवीएस टीजीटी के अंतर्गत पाठ्यक्रम है, तो इसी परीक्षा के लिए ही नहीं है। सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत जो बच्चे संस्कृत पाठ्यक्रम को लेकर पढ़ रहे हैं, संस्कृत विषय को ले रहे हैं, लेकर एक सब्जेक्ट के रूप में संस्कृत विषय पढ़ रहे हैं, उनके भी पाठ्यक्रम का ये अंग है जो 9-10 में है। तो वो भी जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं संस्कृत विषय लेकर, उनके लिए भी ये वीडियोज़ बेहद ही उपयोगी हैं। तो केवीएस प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो उपयोगी हैं ही, जो एकेडमिक स्तर पर अभी अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययनरत हैं बच्चे सीबीएसई बोर्ड के 10वीं 9वीं 10वीं के, उनके लिए भी ये उपयोगी है। तो ऐसे बच्चों को भी बताएं कि उदयाचलम इस यूट्यूब चैनल पे एनसीईआरटी की संस्कृत की जो पुस्तकें हैं वो पढ़ाई जा रही हैं। इसीलिए वीडियोज़ को शेयर किया करें, वीडियोज़ को पूरा देखा करें। यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके भी इससे जुड़ें, ताकि आप लोगों को इस पाठ्यक्रम से संबंधित सारी सामग्री तो मिले ही, इसके अलावा भी जो उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी इत्यादि हैं, हायर हैं इत्यादि परीक्षाएं जो संस्कृत से रिलेटेड हो रही हैं, या फिर सिविल सेवा से में ऑप्शनल सब्जेक्ट लेके तैयारी कर रहे हैं, तो भी यहाँ पे आपको काम का मैटर मिलेगा। क्योंकि इसके इन सबको पढ़ाने के पश्चात हम सिविल सेवा का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है संस्कृत, उसको भी पढ़ाएंगे। तो आप लोग जुड़िए इससे, हमें बहुत अच्छा लगेगा इस परिवार से जुड़े, उदयाचलम परिवार से। आइए टॉपिक पे आ जाते हैं, पढ़ लेते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न अभ्यास कार्यम के अंतर्गत जो पहला प्रश्न आ रहा है, यह है समुचितम संधि पदम चित्वा लिखत। तो इसका अर्थ है कि उचित संधि पद को चुनकर लिखो। तो संधि पद को कहेंगे तो ये दोनों ही पद जो आ रहे हैं, समुचितम संधि पदम, ये दोनों ही द्वितीय विभक्ति में बनेंगे और प्रथम द्वितीय एक वचन में बनेंगे। चित्वा यहाँ पे अक्त्वा प्रत्यय लग रहा है, इसका अर्थ है चुनकर। लिखत ये लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। अब इसके अंतर्गत जो पद आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि समुचितम संधि पदम चित्वा लिखा, उचित संधि पद को चुनकर लिखो। तो इतः प्लस ततः संधि विच्छेद किया गया है, फिर जो पद बन रहा है, इस संधि विच्छेद के अलावा जो संधि पद बन रहा है उस पद को भी दिखा रहे हैं, और उन पदों का विच्छेद करके भी दिखा रहे हैं। तो विच्छेद तो सही है, किंतु संधि पद में जो संधि पद बन रहा है, जो पद बन रहा है इस विच्छेद के द्वारा जो पद बन रहा है, उसके दो ऑप्शन दे रहे हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो जो हम लोग यदि इन नियमों को अच्छे से जानते हैं तो स्पष्ट है कि इनमें जो दो विकल्प आ रहे हैं, सही विकल्प का चुनाव कर लेंगे। तो हम लोगों ने अभी भी पढ़ा है, विसर्ग संधि के नियमों को पढ़ा है, जितने पॉइंट आ रहे थे हेडिंग डाल डाल के पढ़ा है। तो अब आइए पढ़ते हैं, इनका विश्लेषण करके पढ़ते हैं। विश्लेषण करके इनमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें सही ऑप्शन का चयन करते हैं और कर पाने की कोशिश, प्रयास भी करेंगे तो कर पाएंगे, अवश्य कर पाएंगे।
करने के लिए प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इतः प्लस है, इतः, इतः प्लस ततः, इतः प्लस ततः है, तो यहाँ विसर्ग आ रहा है। तो इसमें सीधे सीधे यहाँ पे विसर्ग आ रहा है, उसके पश्चात ये त वर्ग है। तो एक जो सूत्र आता है विसर्ग संधि के अंतर्गत, पहला ही जो सूत्र है हम लोगों ने पढ़ा है विसर्जनीय सह, खोलिए, विसर्ग संधि है सत्व विधान के अंतर्गत जो विसर्जनीय सह सूत्र है, यह सूत्र कहता है कि विसर्ग के पश्चात यदि खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है तो विसर्ग को सकार हो जाता है। तो यहाँ पे विसर्ग के ये विसर्ग है, विसर्ग के पश्चात ये खर प्रत्याहार का वर्ण आता है। खर प्रत्याहार के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा है कि उसमें खर प्रत्याहार के अंतर्गत वर्गों के जो 5 वर्ग होते हैं, कु चु टु तु पु, उन 5 वर्गों के पहले दूसरे वर्ण आ जाते हैं और तीनों सकार आ जाते हैं। तो इस प्रकार विसर्ग के अंतर्गत विसर्ग के पश्चात जो खर प्रत्याहार का वर्ण आ रहा है, उस खर प्रत्याहार में वर्गों के पहले दूसरे तीनों सकार आएंगे। तो यहाँ तकार है, तो ये त वर्ग का पहला ही वर्ण है, ये खर स्पष्ट है कि ये खर प्रत्याहार के अंतर्गत है। तो जब संधि संपन्न होगी तो ये विसर्ग जो है पलट के दंती सकार में बदलेगा, दंती सकार हो जाएगा। तो जो शब्द बनेगा वह बनेगा इतस्ततः। तो ये गलत है, ये गलत है ऑप्शन, ये वाला सही है। इसको यहाँ पे लिख देंगे, यही कह रहे हैं लिखने के लिए, ऐसे ही चयन करके लिखने के लिए कह रहे हैं। इतनी चर्चा होने से फायदा ये हुआ कि विसर्ग संधि का एक बार फिर से रिवीजन हो गया। जो उसके अंतर्गत मुख्य मुख्य पॉइंट आ रहे हैं, जो सूत्र आ रहे हैं, उनका रिवीजन हो रहा है। अब दूसरा पद देखिए, दुह प्लस कर्म है। तो वहाँ भी फिर पुस्तक को खोल कर रखिए। एक नियम आता है कि यदि विसर्ग के पहले ह्रस्व इकार या फिर ह्रस्व उकार हो और उसके पश्चात क ख प फ ये 2 वर्ण आ रहे हो, तो विसर्ग को जब संधि संपन्न होगी तो विसर्ग को मूर्धन्य शकार हो जाएगा। विसर्ग को जो विसर्ग आ रहा है उसको मूर्धन्य शकार आदेश हो जाएगा। तो दुष्कर्म ये पद गलत है, ये पद सही हो जाएगा। दुष्कर्म ये हो जाएगा, यहाँ पे दे भी रहे हैं शत्व विधान के अंतर्गत जो हेडिंग हम लोग, दूसरी हेडिंग जो हम लोगों ने पढ़ी उसमें ही दे रहे हैं कि यदि विसर्ग के पूर्व ई ओ अर्थात ह्रस्व उकार या ह्रस्व इकार हो, उसके पश्चात क ख या पा फ हो, सीधे सीधे दे रहे हैं, तो विसर्ग को मूर्धन्य शकार आदेश हो जाता है। अब दूसरा जो ये दूसरा हो गया। अब तीसरा जो पद आ रहा है वह है शिवः प्लस अवदत, शिवः प्लस अवदत। तो हम लोगों ने पढ़ा है हशिच सूत्र के अंतर्गत पढ़ा है शिवः प्लस अवदत। यहाँ अवग्रह लग रहा है तो स्पष्ट है कि यहाँ पे हशिच नहीं बल्कि अतोरो रप्लुता दप्लुते जो सूत्र आता है वह लगेगा। तो वह अतोरो रप्लुता दप्लुते यह सूत्र क्या नियम प्रतिपादित करता है? हशिच और अतोरो रप्लुता दप्लुते ये दोनों सूत्र साथ में ही आया करते हैं, क्योंकि जो नियम अतोरो रप्लुता दप्लुते प्रतिपादित करता है उसका आधा नियम हशिचा में भी लागू होता है। इसलिए दोनों ही सूत्रों को साथ में ही पढ़ा जाता है। हशिचा को बाद में पढ़ा जाता है, उसके पहले अतोरो रप्लुता दप्लुते इस सूत्र को पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे अतोरो रप्लुता दप्लुते सूत्र लागू हो रहा है। वो नियम प्रतिपादित करता है कि यदि विसर्ग के पहले ह्रस्वकार हो और विसर्ग के पश्चात भी ह्रस्वकार हो तो विसर्ग को रु आदेश हो जाता है। विसर्ग को रु आदेश हो जाएगा तो फिर इधर उकार हो, रु आदेश हो जाएगा तो स्पष्ट है कि इधर उकार हो जाएगा। उकार हो जाएगा जब रू से उ निकाल कर रकार रेफ को हटा देंगे, रेफ को स्वर रहित कर देंगे और उसके अंदर जो उकार छिपा है उसको बाहर कर देंगे, तो यहाँ इस प्रकार यहाँ पे उकार हो जाएगा और यहाँ आकार हो जाएगा। तब आदगुड़ा सूत्र आकर इन दोनों में संधि कर देगा और शब्द बन जाएगा। वो जो स्वर बनेगा वो बनेगा ओ। अब ओ बनेगा तब यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि जब इधर ओकार आ गया और इधर ह्रस्व आकार आ गया तब इंगः पदांता दति सूत्र आकर उसको पूर्व रूप में पूर्व और पर दोनों ही के स्थान पर पूर्व रूप का आदेश कर देगा। इस प्रकार शब्द निष्पन्न होगा शिवो वदत। तो ये सही है, शिवो वदत, ये हो गया। इनको हल करने से पूरा एक बार फिर से व्यायाम हो जा रहा है, पूरे टॉपिक का फिर से एक मानसिक व्यायाम हो जा रहा है। अब चौथा जो पद आ रहा है वह है मुनि प्लस आगच्छति। तो इस विसर्ग संधि प्रकरण में हम लोगों ने पढ़ा है कि यदि विसर्ग के पहले अ और आ अर्थात अवर्ण के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा है कि अवर्ण के अंतर्गत क्या आते हैं? अ आकार आता है, ह्रस्व आकार आता है और दीर्घ आकार आता है।
तो यह नियम एक नियम प्रतिपादित करता है कि एक नियम है कि यदि विसर्ग के पहले अवर्ण हो, विसर्ग के पहले अवर्ण को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, अर्थात ये शर्त है कि विसर्ग के पहले आ नहीं आने चाहिए। इन स्वरों के अलावा कोई भी स्वर आए चलेगा, किंतु ये दोनों नहीं आने चाहिए। तो विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए और विसर्ग के पश्चात कोई स्वर आए अथवा घोष वर्ण आए। घोष वर्ण के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा है कि घोष जितने भी व्यंजन घोष के अंतर्गत आते हैं वो सारे हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। हर्ष प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? तो हर्ष प्रत्याहार में वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण आ जाते हैं और ह य व र ल कुल मिला के 20 व्यंजन इसमें आते हैं। तो यही नियम है कि यदि विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए और विसर्ग के पश्चात या तो घोष व्यंजन आए या फिर कोई स्वर आए तो विसर्ग को र आदेश हो जाता है। तो मुनिरा गच्छति ये गलत है, ये सही हो जाएगा, ये पद आ जाएगा मुनिरा गच्छति। अब मनः प्लस रथः, अब इस स्थल पे हर्षिचा का नियम लागू हो रहा है। तो हर्षिचा सूत्र क्या नियम प्रतिपादित करता है? वो कहता है कि यदि विसर्ग के पहले ह्रस्वकार हो और विसर्ग के पश्चात हर्ष प्रत्याहार का कोई वर्ण आए तो विसर्ग को र आदेश हो जाता है। फिर विसर्ग को पहले र आदेश हो जाता है, फिर क्या होता है? फिर उसको र आदेश हो जाता है, फिर वह र उकार में परिवर्तित हो जाता है। तो उकार में परिवर्तित होने से इधर पूर्व वाले पद के आकार को मिलाकर और इसको मिलाकर पूर्व पद वाले, यहाँ पे जैसे इस स्थल पे आकार है तो उस आकार को आदूढ़ से ओकार हो जाता है और इस प्रकार जो शब्द निष्पन्न होता है वह बनेगा मनोरथ। अर्थात ये जो हर्षिचा नियम लागू हो रहा है, पहले विसर्ग को रकार में परिवर्तित करता है, फिर उकार में परिवर्तित करता है, फिर वहां पर वो उसको गुणादेश होकर ओकार हो जाता है। इस प्रकार अंततः विसर्ग को ओकार आदेश हो जाता है। जो शब्द बनेगा इस प्रकार उस नियम के अनुसार जो शब्द बनेगा वो बनेगा मनोरथः। तो ये हो गया मनोरथः। हर्षिचा के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा है, इसको सिद्ध करके पढ़ा है। अब जो छठा वाक्य आ रहा है वह है छात्र प्लस अयम। तो यहाँ पे कौन सा नियम लागू हो रहा है? स्पष्ट है कि विसर्ग के पहले ह्रस्वकार आ रहा है, विसर्ग के पश्चात भी ह्रस्वकार आ रहा है, तो स्पष्ट है कि यहाँ पर अतो रो रप्लुता दप्लुते का नियम लागू होगा। और अतो रो रप्लुता दप्लुते सूत्र आगे इस विसर्ग को रुकार आदेश कर देगा, रुकार के उकार से और इस अकार से आदगुड़ा से गुड़ संधि हो जाएगी, गुड़ संधि हो जाएगी तो फिर इधर ओकार हो जाएगा, इधर ओकार हो जाएगा और इधर ह्रस्वकार है। तो स्पष्ट है कि इंग पदांता दति आकर इसको पूर्व पर के स्थान पर पूर्व रूप आदेश कर देगा और शब्द बनेगा छात्रोयम। ये आ जाएगा यहाँ पर छात्रोयम। अब सतवां जो वाक्य आ रहा है प्रथम प्लस नाम। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि हर्षिच, यहाँ प्रथमो नाम हर्षिच का नियम लागू हो रहा है। वो हर्षिच क्या कहता है? यदि विसर्ग के पहले ह्रस्वकार हो उसके पश्चात हर्ष प्रत्याहार का कोई वर्ण आ रहा तो ये नकार जो है हर्ष प्रत्याहार में हम लोग गुना भी चर्चा की कि हर्ष प्रत्याहार में वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें और ह या व र ल आते हैं। तो यहाँ पे ये जो नकार आ रहा है ये हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत। तो स्पष्ट है कि इस विसर्ग को पहले रकार आदेश होगा, फिर इसको उकार हो जाएगा, फिर इसको ओकार हो जाएगा, फिर इधर के आकार और इधर उकार को मिलाकर गुण संधि हो जाएगी और इसको ओकार आदेश हो जाएगा। जो शब्द बनेगा वो बनेगा प्रथमो नाम। प्रथमो नाम इस प्रकार ये सही है इसमें, और इसमें ये सही है, इसमें ये सही है, इसमें ये सही है। फिर कपि प्लस चलती तो इधर विसर्ग होगा। अब यहाँ क्या हो रहा है? तो यहाँ हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पर स्वत्व विधान लागू हो रहा है। विसर्जनीय से सह, इस स्थल पे विसर्जनीय से सह का नियम लागू होगा, न कि हर्षिच का और न कि जो र नियम प्रतिपादित करता है कि विसर्ग अवर्ण के पश्चात यदि आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, कोई अन्य स्वर आए और उसके पश्चात कोई यहाँ पे दे रहे हैं आ को छोड़कर कोई अन्य वर्ण आए और उसके पश्चात कोई स्वर अथवा घोष व्यंजन आए, कोई स्वर अथवा आ
अवर्ण को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए अथवा आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए, फिर विसर्ग के पश्चात कोई घोष व्यंजन आए, तो घोष व्यंजन में हम लोगों ने पढ़ा हर्ष प्रत्याहार के ही सारे वर्ण आ जाते हैं, अर्थात वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें और ह या व र ल ये सब घोष व्यंजन हैं। तो यहाँ वह शर्त नहीं लागू हो रही है क्योंकि इधर चकार है और चकार च वर्ग का पहला ही वर्ण है, इसलिए ये दोनों नियम नहीं लागू होंगे, सीधे सीधे यहाँ पे सत्व विधान हो रहा है। ये जो वाक्य आ रहा है कपीर चलत, ये गलत है, ये नियम लागू नहीं होगा, ये नियम लागू होगा क्योंकि सत्व विधान हो रहा है यहाँ पे। सत्व विधान के अंतर्गत यदि यदि विसर्ग के वो नियम है कि यदि विसर्ग के पश्चात खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आए तो विसर्ग को सकार हो जाता है। चूंकि यहाँ पे चकार आ रहा है, चकार की उपस्थिति के कारण यहाँ पर च्युत संधि लागू हो जाएगी। विसर्ग के पश्चात जो विसर्ग के स्थान पर जो सकार बनेगा, इस च की उपस्थिति के कारण दंती सकार न बन के तालव्य सकार बन जाएगा, इसलिए यहाँ पर सत्व विधान अर्थात विसर्जनीय से सह सूत्र लागू हो रहा और ये वाक्य सही है। कपिश चलती ये हो गया, ये सही हो गया। इस प्रकार देखिए विसर्ग संधि के अंतर्गत जितने सूत्र लागू हो रहे हैं, जितने सूत्र आ रहे हैं, जितने हेडिंग आ रहे हैं, विसर्ग संधि को हम लोगों ने 4 हेडिंगों के अंतर्गत पढ़ा है और हर्षिचा इसके अलावा आई है। हर्षिचा सूत्र को इसके अलावा पढ़ा, तो कुल मिला के 5 हेडिंग के अंतर्गत हम लोगों ने पूरे टॉपिक का पढ़ा। पूरे टॉपिक का यहाँ पर एक बार रिवीजन हो गया। इसी बहाने इनको हल करने के बहाने इनको निष्पन्न करने इनकी सिद्धि को, इनके शुद्ध वाक्यों को निष्पन्न कराने के दौरान ही हम लोगों ने पूरे टॉपिक का रिवीजन कर लिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था, ये सही होगा। यहाँ पे सत्व विधान लग रहा है, विसर्जनीय से सह सूत्र लागू हो रहा है। अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? संधि विच्छेदम कृत्वा लिखत। यहाँ पे संधि विच्छेद पद दिए गए हैं, उनका संधि विच्छेद करना है, संधि विच्छेद करके दिखाना है। तो किस नियम से ये सूत्र के ये पद बन रहे हैं, उनकी भी चर्चा हम लोग करते चलते हैं, इसी बहाने रिवीजन हो जाए। यहाँ पे कीटोपी होना चाहिए, कीटोपी है तो कीटोपी अब लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पहला पद बनेगा कीटः। अब यहाँ पे कौन सा नियम लागू हो रहा है? तो स्पष्ट है कि विसर्ग के पहले ह्रस्वकार आ रहा है टकार में और विसर्ग के पश्चात भी ह्रस्वकार आ रहा है, तो सीधे सीधे अतो रो रप्लुता दप्लुते सूत्र लागू हो रहा है इस उदाहरण में। अब भोजो प्लस नाम, तो यहाँ क्या आएगा? भोजः प्लस नाम। यहाँ कौन सा नियम लागू हो रहा है? किस सूत्र के अंतर्गत ये पद यहाँ पे सिद्ध हो रहा है, इसका विच्छेद किया जा रहा है, तो ये हर्षिच सूत्र का नियम लागू हो रहा है। हर्षिच क्या कहता है? हर्षिच कहता है कि यदि विसर्ग के पहले ह्रस्वकार आए और उसके पश्चात हर्ष प्रत्याहार का कोई वर्ण आए तो विसर्ग को र आदेश हो जाता है, र को फिर ऊ हो जाता है, ऊ को फिर गुणादेश होकर ओकार हो जाता है। इस प्रकार हर्षिच का नियम लागू हो जाता है। और अब ये तीसरा जो वर्ण आ रहा है, तीसरा जो पद आ रहा है, वर्षयो रूपांतरम रूपरांतम, वर्षयो रूपरांतम, यही पद है, वही है, वर्षयो रूपरांतम। तो वर्षयोः इसके पश्चात उपरांतम, ये सही हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा नियम लागू हो रहा है? वर्षयोः विसर्ग के पहले अवर्ण को छोड़कर कोई अन्य स्वर आ रहा है, विसर्ग के, तो यही नियम जो हम लोगों ने पढ़ा है, लास्ट वाला नियम जो विसर्ग संधि के अंतर्गत है, जो लास्ट वाला रुत्व, विसर्ग को जो रुत्व विधान कर रहा है, उस नियम के अंतर्गत ये शब्द आ रहा है, ये पद सिद्ध हो रहा है। कैसे? यह प्रतिपादित करता है कि विसर्ग के पश्चात अवर्ण अर्थात आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए और उसके पश्चात कोई स्वर आए, चाहे कोई स्वर आ जाए या फिर घोष व्यंजन आ जाए। घोष व्यंजन अर्थात हर्ष प्रत्याहार का कोई वर्ण आ जाए तो विसर्ग को रकार आदेश हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे रकार आदेश हो रहा है और ये उकार है, तो इसलिए इनमें भी परस्पर संधि हो जाएगी, ये रुकार इस उकार में मिल जाएगा और ये बन जाएगा वर्षयोर उपरांतम। आ रहा है मूलतः रकार है, किंतु इस
स्वर की उपस्थिति के कारण वह उसमें मर्ज हो जाएगा और उसी का रूप धारण करके रूपरांतम आएगा, अर्थात रकार आएगा किंतु रू के रूप में आएगा। अब जो पद आ रहा है शिविर जयति, तो जयति है तो यहाँ पे जो विच्छेद होगा इसका बनेगा शिविहि, शिविहि प्लस जयति, शिविर जय। यहाँ भी वही रुत्व विसर्ग को रकार आदेश हो रहा है। कैसे? यहाँ भी वही नियम लागू होगा। विसर्ग यदि अवर्ण के पश्चात अर्थात आ के पश्चात कोई भी स्वर आए और विसर्ग के पश्चात फिर कोई घोष व्यंजन आए या फिर कोई स्वर आ जाए तो विसर्ग को रकार आदेश हो जाता। तो यहाँ पे जकार जो है च वर्ग का तीसरा वर्ण है। च छ ज हम लोगों ने पढ़ा है कि हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत, हर्ष प्रत्याहार को ही आप घोष वर्ण कह दीजिए। ये हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत जितने वर्ण आते हैं सब घोष हैं, घोष के अंतर्गत आते हैं। इनका जो प्रयत्न है वह घोष है। इस प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी वर्ण आ रहे हैं उनका प्रयत्न घोष प्रयत्न है। तो घोष प्रयत्न के अंतर्गत जकार आ रहा है। और हर्ष प्रत्याहार में क्या क्या आते हैं? वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें और ह, य, व, र और ल। तो ये हो जाएगा इस प्रकार शिवि प्लस जयति। यहाँ पे विसर्ग को रा आदेश हो रहा है तो ये जो इसका नाम है रुत्व विधान हो रहा है। अब इसके पश्चात जो पद आ रहा है कई है प्लस चित्त, तो यहाँ पर कई है प्लस चित्त ये लिखा जाएगा। ये हो गया इनका विच्छेद। अब यहाँ पे विसर्जनीय सह सूत्र का नियम लागू हो रहा है। सीधे सीधे वो कहता है कि विसर्ग के पश्चात कोई खर प्रत्याहार का वर्ण आए तो विसर्ग को दंती सकार हो जाता है। दंती सकार यहाँ पे नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये चकार जो है ये च वर्ग का है। तो च्युत संधि के नियम के अनुसार इस चकार की उपस्थिति के कारण यह जो भी विसर्ग जो सकार में परिवर्तित होगा वह दंती बिना परिवर्तित होकर तालव्य श में परिवर्तित होगा और इस प्रकार शब्द शब्द जो सिद्ध होगा वो बनेगा कैश्चित। अब महापुरुषई रपि, तो अपि है यहाँ पे। अब यहाँ पे लिख देंगे महापुरुषई है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ भी विसर्ग को रुत्व हो रहा है। कैसे? विसर्ग के पहले आ को छोड़कर अन्य स्वर आ रहा है, ऐ आ रहा है और उसके पश्चात अकार है। ये नियम प्रतिपादित करता है कि विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए और विसर्ग के पश्चात या तो कोई स्वर आए या फिर घोष व्यंजन आए तो विसर्ग को र आदेश हो जाता है। यहाँ रुत्व विधान हो रहा है। फिर नमस्कारः, नमः प्लस कारः, संधि नियम के अंतर्गत नमः और पुरः के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा है कि नमः और पुरः के पश्चात क ख या प फ आए तो विसर्ग को सकार आदेश हो जाता है। विसर्ग को कौन सा सकार आदेश हो जाएगा? तो दंती सकार आदेश हो जाएगा। इस प्रकार ये शब्द सिद्ध हो गया है। यहाँ एक बार देख लेते हैं। नमः और पुरः, पुरः, नमः और पुरः के बाद क ख प फ आए तो यहाँ ये जो ककार आ रहा है ये क है। क ख प फ आए, नमः और पुरः ये दो पद, इन दोनों अव्ययों के पश्चात पुरः, दोनों ही पदों के पश्चात यदि क ख प फ आए तो विसर्ग दंती सकार में परिवर्तित हो जाएगा। अब यहाँ पे धनुष्टंकारः, धनु प्लस टंकारः, यहाँ भी विसर्जनीय सह का नियम लागू हो रहा है। विसर्ग वो क्या कहता है कि यदि विसर्ग के पश्चात खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आए तो विसर्ग को शकार हो जाएगा, किंतु यहाँ टकार है, ट वर्ग है तो ष्टुत्व संधि नियम के अनुसार विसर्ग सकार में तो परिवर्तित होगा किंतु दंती में नहीं बल्कि मूर्धन शकार में परिवर्तित हो जाएगा और शब्द बनेगा धनुष्टंकारः। यहाँ दिया भी है विसर्जनीय सह। देखिए आप लोग, इस प्रकार हम लोगों ने 2 प्रश्नों का अध्ययन कर लिया। अभी एक प्रश्न और है, उसको भी पढ़ लेते हैं। अब ये विसर्ग संधि के अंतर्गत जो अभ्यास आ रहा है, अभ्यास कार्यम का ये तीसरा
प्रश्न है, तो इसमें दे रहे हैं कि अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदेषु संधि विच्छेदम कृत्वा लिखत। इसका अर्थ क्या है? अधोलिखित वाक्येषु, ये सप्तमी बहुवचन बन रहा है, यह भी सप्तमी बहुवचन में बन रहा है। तो नीचे लिखे गए वाक्यों में मोटे पदों में संधि विच्छेद करके लिखो। संधि विच्छेद करके, ये प्रथमांत बन रहा है, ये अक्तवा प्रत्यय लग रहा है, ये लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में है। तो ऐसे ही ये पद है। अब मोटे लिखे गए पद कौन कौन से हैं जिनको हाईलाइट किया है? ये है पहली पहली पंक्ति में या पहले में, पहले नंबर पे जो वाक्य आ रहा है उसमें ये है स्थूल पद, और दूसरे पंक्ति में या फिर दूसरी लाइन में जो वाक्य आ रहा है वह ये स्थूल पद है, तीसरे में ये स्थूल पद है, चौथे में ये है, और पांचवें में ये है, छठे में ये है। इस प्रकार अब इनको कर लेते हैं, इनका विच्छेद करना है। तो ये पितुर इच्छा है, इसको तोड़ेंगे, इसका विच्छेद करेंगे तो बनेगा पितुः प्लस इच्छा। पितुर इच्छा, जब ये संधि होगी, ये पद है और इसका ये विच्छेद है, ये पद है या संधि पद है, या फिर पद ही कहेंगे, ये पद है और ये इसका विच्छेद है, ये संधि है, ये पद, ये विच्छेद है। इसमें कौन सा सूत्र लागू हो रहा है? तो विसर्ग का जो रुत विधान होता है, विसर्ग को रकार हो रहा है, यहाँ पर रुत विधान हो रहा है। वो यही नियम प्रतिपादित करता है कि विसर्ग के पश्चात ह्रस्व इकार या ह्रस्व उकार हो और उसके पश्चात कोई स्वर हो तो विसर्ग को र हो जाता है, विसर्ग को रेफ आदेश हो जाता है। आप लोग किताब खोल के रखिए, या फिर किताब ना हो तो पीडीएफ खोल के रखिए, यहाँ नियम देख सकते हैं एक बार। षत्व विधान, विसर्ग को आदेश, इसके पश्चात दिए दे रहे हैं, विसर्ग के पश्चात आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए और विसर्ग के पश्चात तो अवर्ण को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए, यह प्रतिपादित कर रहे हैं। ह्रस्व इकार, ह्रस्व उकार। अब विसर्ग संधि के अंतर्गत जो अभ्यास आ रहा है, उसमें अभ्यास के अंतर्गत ये तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में क्या दे रहे हैं? तो अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदेषु संधि विच्छेदम कृत्वा लिखत। नीचे लिखे गए ये सप्तमी बहुवचन में, ये भी सप्तमी बहुवचन में है, ये प्रथमांत है, ये अक्तवा प्रत्यय लग रहा है, और वो जो क्रिया लग रही है लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन की है। तो इसका आशय है कि नीचे लिखे गए वाक्यों में मोटे पदों में संधि विच्छेद करके लिखो। तो मोटे पद कौन कौन से हैं जिनको हाईलाइट किया है? ये सभी मोटे पद हैं। इनका ये संधि वाले पद दिए गए हैं, इनका विच्छेद करना है। तो यहाँ पर इस स्थल पहले वाले लाइन में जो पद आ रहा है वह है पितुर इच्छा। तो इसका जब विच्छेद करेंगे तो बनेगा पितुः प्लस इच्छा। यहाँ विसर्ग को र आदेश हो जा रहा है, तो इसको रत्व विधान कहेंगे। कैसे? यह रत्व विधान जो नियम प्रतिपादित करता है, यह कहता है कि यदि विसर्ग के पश्चात अवर्ण आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए और विसर्ग के पश्चात कोई स्वर अथवा घोष व्यंजन आए, अर्थात जो हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं वर्ण, वो सारे आए तो विसर्ग को र आदेश हो जाता है। इसलिए यहाँ पे पितुर इच्छा हो रहा है। अब दूसरे में जो स्थूल पद है वह है तपोवनम। तो इसका विच्छेद कैसे करेंगे? तपः प्लस वनम। यहाँ पर विसर्ग के पहले ह्रस्वाकार है और उसके पश्चात जो पद आ रहा है वह हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत है। हर्ष प्रत्याहार में वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें और ह, य, व, र, ल कुल मिला के 20 वर्ण आते हैं। तो यहाँ पर कौन सा नियम लागू हो? किस सूत्र द्वारा इस पद का विच्छेद हो रहा है?
वह है हशिच। हशिच का नियम यहाँ पे लागू हो रहा है। अब तीसरे में कौन सा स्थूल पद है? पुरस्करोति। तो इसका जब विच्छेद करेंगे तो बनेगा पुरः प्लस करोति। यहाँ पर विसर्जनीय सह का नियम लागू हो रहा है कि विसर्ग के पश्चात खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आए तो विसर्ग को सकार आदेश हो जाता है। कौन सा सकार? दंती सकार आदेश हो रहा है यहाँ। अब चौथी लाइन में जो स्थूल पद आ रहा है वह है मनस्तापः, मनस्तापस्य। तो इसका विच्छेद कैसे होगा? मनः मनः प्लस तापस्य। यहाँ भी विसर्जनीय से सह का ही नियम लागू हो रहा है। विसर्ग के पश्चात खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आए तो विसर्ग को सकार आदेश हो जाता है। अब निष्कपटः, इसका विच्छेद कैसे करेंगे? निहि प्लस कपटः। तो यहाँ जो नियम प्रतिपादित हो रहा है वह है शत्व विधान के अंतर्गत नियम प्रतिपादित हो रहा है। शत्व विधान वाला खोलिए, आप लोग पुस्तक खोलिए, देखिए। शत्व विधान के अंतर्गत नियम है कि यदि विसर्ग के पहले ह्रस्व इकार या ह्रस्व उकार, विसर्ग के पहले ह्रस्व इकार या ह्रस्व उकार आए और विसर्ग के पश्चात क ख प फ आए तो विसर्ग को मूर्धन्य षकार आदेश हो जाता है। निष्कपटः जो बन रहा है यहाँ पे, निष्कपटः आप लोग पुस्तक में भी देख सकते हैं। जो इसका नियम जो है वो देख सकते हैं, दे रहा है, सीधे सीधे दे रहा है कि यदि विसर्ग के पूर्व ह्रस्व इकार ह्रस्व उकार और उसके पश्चात विसर्ग के पश्चात क ख प फ आए तो क ख प फ अर्थात क ख प फ में से इन चार में से कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य षकार आदेश हो जाता। अब यहाँ पे करेंगे इसको, इसका विच्छेद करेंगे तो यहाँ बनेगा बालः प्लस गच्छति। यहाँ हशिच का नियम लागू हो रहा है। विसर्ग को उकार हो जा रहा है हशि च सूत्र के अंतर्गत। तो ये हम लोगों ने विसर्ग संधि का जो अभ्यास आ रहा था इसको पढ़ लिया। अब इसके पश्चात और भी अभ्यास आ रहा है। इस पूरे टॉपिक को मिला के समग्र रूप से अभ्यास कार्य आ रहा है करने को, और इसमें कुल 5 प्रश्न बना है, इसको भी पढ़ लेते हैं, रिवीजन ही हो जाएगा हम लोगों का। अब विसर्ग संधि के पश्चात इस संधि प्रकरण से, पूरे संधि प्रकरण से जो अभ्यास कार्य आ रहा है उसको कर लेते हैं। तो पहले 3 प्रश्नों को कर लेते हैं, फिर शेष 3 प्रश्नों को करेंगे। पहले प्रश्न में आ रहा है अधोलिखितेषु, तो ये सप्तमी बहुवचन बन रहा है वाक्य। अधोलिखितेषु संयोगम कृत्वा पद निर्माणम कुरुत। तो नीचे लिखे गए अधोलिखितेषु, नीचे लिखे गए में संयोग, संयोजन अर्थात जोड़कर या संयोग करके पद का निर्माण करो या करिए। तो यहाँ पर वर्ण विच्छेद दिया गया है, हम लोगों को पद बनाना है। वर्ण विच्छेद दिया है, पद बनाना है, जैसे हम लोगों ने कक्षा 6 की रुचिरा में पढ़ा है। वहाँ पे वर्ण विच्छेद और वर्णों का संयोजन, वर्णों का पदों का वर्णों का संयोजन करके पद बनाना और पदों का वर्ण विच्छेद भी पढ़ा है, दोनों ही तरह से पढ़ा है। तो अब ये बनेगा, इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे स्वर रहित तकार है, स्वर रहित रकार है, फिर आयते है, तो बनेगा ये त्रायते। इसको जोड़ेंगे तो बन जाएगा त्रायते। अब यहाँ पर है उकार है, फिर स्वर रहित मूर्धन्य षकार है, स्वर रहित ड़कार है, तो उसके पश्चात अम है, तो ये बनेगा उष्णम। इस प्रकार बनेगा उष्णम। अब स्वर रहित मकार है, फिर स्वर रहित लकार है, उसके पश्चात अकार है, तो इसको जब पद बनाएंगे तो बनेगा, इसको पद बना के लिखेंगे तो बनेगा म्लानम। फिर स्वर रहित गकार है, स्वर रहित लकार है, फिर आनी है, तो ये बनेगा ग्लानी। इसके पश्चात नि है, स्वर रहित मूर्धन्य षकार है, क है, स्वर रहित रेफ है, स्वर रहित मूर्धन्य षकार है, अ है, तो बनेगा निष्कर्षः।
इस प्रकार ये बनेगा निष्कर्षः। अब दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूर्यत। इसका अर्थ है कि रिक्त स्थानों को भरो। ये द्वितीय बहुवचन में बन रहा है, नपुंसक लिंग में, लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में है ये। जैसे यहाँ पे क्लेशः है, तो अभ्यास में क्या दे रहे हैं, क्लेशः है, यहाँ पे एषः लिखा है। एषः यहाँ पे लिखा आ रहा है, इसको ऐसे लिख देंगे एषः, एषः लिखा है। अब इसके पश्चात पदों का यहाँ पे ये क्ला जो है इसका वर्ण विच्छेद करना है, तो क्लेशः है, दो स्थान पे प्लस लगेगा, तो यहाँ पर बनेगा क और यहाँ पर बनेगा ल। इस प्रकार ये जब जुड़ेगा, अभी ये वर्ण विच्छेद किया हुआ है, जब जुड़ेगा तो बनेगा क्लेशः। जैसे यहाँ पे बन रहा है क्लेशः, इसका क्लेशः का वर्ण विच्छेद है ये। अब स्वभावः, स्वभावः है तो इसका वर्ण विच्छेद होगा, ऐसे ही लिखा है, ऐसे ही लिखा है, मूर्धन्य षकार है, उसके पश्चात वकार है, तो इसको अभावः लिखा ही है, तो यहाँ पे व लिख के हलंत लगा देंगे, ये बन गया स्वभाव का, स्व का वर्ण विच्छेद हो गया। इसके पश्चात कर्म है, इसमें क्या क्या दे रहे हैं, तो यहाँ पर स्वर रहित ककार लिखा है, फिर स्वर लिखा है, ह्रस्व अकार लिखा है, फिर स्वर रहित रकार लिखा है, तो यहाँ पर आ जाएगा मकार आ जाएगा, और ये बनेगा, जब जुड़ेगा तो बनेगा कर्म, कर्म। ये रेफ इसके ऊपर चला जाएगा और ये मकार इस आकार में जुड़ जाएगा, बन जाएगा कर्म। अब उच्छ्वास है तो उ लिखा है, यहाँ पर च आएगा, फिर छ आएगा, फिर आसह है ही यहाँ पर, इस प्रकार इसका उत्तर होगा, ऐसे भरा जाएगा। अब उल्लास है तो यहाँ पहले ल लिखेंगे, हलंत लगाया, फिर ल लिखा और हलंत लगाया, आसह यहाँ पर लिखा ही है, तो जुड़ेगा तो उल्लासह बन जाएगा, इस प्रकार है। अब यहाँ दे रहे हैं अधो, तीसरे प्रश्न में अधोलिखितानि यथापेक्षितम योजयत। तो इन वाक्यों को जो जैसे उचित हो उन वाक्यों को वैसे ही लगाकर लिखना है, यही इसका आशय है। तो पहले वाले वाक्य में पढ़ लेते हैं। पहले वाले वाक्य में दे रहे हैं जननी जनक विहीनम अनाथम पश्यामि, अनाथम पश्यामि। अभी ये है, अभी इसका आशय है कि माता पिता के विहीन, माता पिता के बिना अनाथ को देखता हूँ। तो ये वाक्य जब संयोजन करेंगे तो बनेगा अनाथम, अनाथम जननी जनक विहीनम पश्यामि, अनाथ को माता पिता के बिना देखता हूँ। अब सीता पुस्तकम अपठा, तो सीता ने पुस्तक पढ़ी, इसका आशय है, तो ये वाक्य सही है, इसको ऐसे ही लिख देंगे सीता पुस्तकम अपठत। ये लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्रिया आ रही, क्योंकि सीता अन्य पुरुष की है। अब इसके पश्चात कुरु न त्वम अनर्थम, तो इसको जब संयोजन करेंगे, पदों को उचित क्रम में लगाएंगे तो बनेगा त्वम, त्वम अनर्थम, अनर्थम न कुरु। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, क्योंकि कर्ता मध्यम पुरुष का है। युष्म सर्वनाम प्रथम पुरुष एक वचन का है, ये युष्म सर्वनाम है और प्रथमा एक वचन।
विसर्ग संधि के अंतर्गत है। जो अभ्यास आ रहा था वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब जो पूरे संधि प्रकरण से समग्र रूप से अभ्यास आ रहा है, उस अभ्यास का ये चौथा और पांचवा नंबर का प्रश्न है। इनको पढ़ लेते हैं। तो चौथे नंबर के प्रश्न में दे रहे हैं कि संधि विच्छेद रूपम पूर्यत, संधि विच्छेद के रूप को भरो या पूरा करो। संधि विच्छेद के रूप को पूरा करो। यहाँ पे पद दिए गए हैं, यहाँ संधि रूप है और इस स्थल पे विच्छेद करके दिखाना। तो विच्छेद का भी एक एक भाग लिखा गया है, बाकी भागों को हम लोगों को पूरा करना है। तो यहाँ आ रहा है वृक्ष छायायाम। वृक्ष छायायाम ये अकारांत शब्द है और सप्तमी एक वचन में बन रहा है। तो इसका जब विच्छेद करेंगे तो छायायाम यहाँ पे लिखा है, उत्तर पद लिखा है, पूर्व पद को लिखना है। विच्छेद के पूर्व पद को लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे वृक्ष, वृक्ष छायायाम। अब यहाँ पे छे च सूत्र आता है, वह छे च सूत्र से यहाँ ये संधि विच्छेद हो रहा है, ये विच्छेद हो रहा है। छे च सूत्र नियम प्रतिपादित करता है कि ये ह्रस्व स्वर के पश्चात कोई भी ह्रस्व स्वर हो, ह्रस्व स्वर के पश्चात यदि छकार आए, पूर्व पद में कोई ह्रस्व स्वर आए और पर वाले पद में कोई छकार आए, अर्थात पूर्व वाले पद में कोई भी ह्रस्व स्वर आए, उसके परे जो पद आए उसका प्रारंभ छकार से हो, तो उस ह्रस्व स्वर और उस छकार के बीच में च का आगम हो जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे च का आगम हो रहा है। अब दूसरा दूसरा जो विच्छेद करना है, दूसरे जो शब्द का विच्छेद करना है दूसरी लाइन में, तो यह है अवतु लिखा हुआ है, नावतु है पूरा पद। तो इसका विच्छेद करेंगे, इसके विच्छेद के पूर्व वाले पद को लिखेंगे तो ये बनेगा नाव। अवतु लिखा हुआ है, अब ये आकार इसमें मिल जाएगा तो ये नाववतु, नाववतु बन जाएगा। अब तीसरा है, तीसरी लाइन में जो पद आ रहा है उसका जो विच्छेद करना है वह है वागर्था विव। तो यहाँ पे वाक लिखा हुआ है, वाक लिखा हुआ है। अब अर्था, अर्था व लिखना है। इस प्रकार जब तीनों पद मिलेंगे तो ये होगा, हो जाएगा वागर्था, वागर्था विव। तो यहाँ झलाम जशोंती का नियम लग रहा है, झलों के स्थान पर जश हो रहा है। तो अभी यहाँ पे वाक है, ये झल वर्ण है। जब संधि संपन्न होगी तो इसके स्थान पर इसी वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाएगा। अब कोत्र चौथे चौथी वाली पंक्ति में, चौथी वाली लाइन में यह जो पद आ रहा है वह है कोत्र, कोत्र। तो इसका विच्छेद होगा कह प्लस अत्र, कह प्लस अत्र कोत्र। यहाँ पर अतो रो रप्लुता दप्लुते सूत्र से विसर्ग को पहले रू हो रहा है, फिर आद गुणा से उसको गुणादेश हो रहा है, फिर उस गुणादेश में जो ओकार आ रहा है उस ओकार को मिला के और परे ह्रस्वकार होने से इंगा पदांता दति आके पूर्व पर के स्थान में पूर्व रूप का आदेश कर देता है। तो इस प्रकार यहाँ अतोरो रप्लुता दप्लुते लग रहा है। अब वेत्तासी, तो वेत्ता है। अब इसके पश्चात परे वाले इसका जो विच्छेद होगा, दूसरा पद होगा विच्छेद का, इस वेत्तासी का जो विच्छेद होगा तो पहला पद वेत्ता बनेगा और दूसरा असी बनेगा, वेत्तासी। फिर छठी लाइन में जो पद आ रहा है महोदय, तो महा है और प्लस करके उदय लिख देंगे, महोदय। यहाँ आदगुड़ा से गुड़ संधि हो रही है। फिर सातवें नंबर पे जो पद है वह है सर्वई रत्र। तो यहाँ पे पहले सर्वई रखेंगे, उसके पश्चात अत्र। तो यहाँ विसर्ग को रेफ हो रहा है। विसर्ग को रेफ किस नियम से होता है? तो रेफ नियम तब होता है जब इच प्रत्याहार, विसर्ग के पहले कोई इच प्रत्याहार का वर्ण आए, इच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले कोई भी स्वर आए विसर्ग के पहले, और विसर्ग के पश्चात अश प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आ जाए तो विसर्ग को रेफ आदेश हो जाता है। विसर्ग को रेफादेश अर्थात रकार आदेश हो जाता है। तो यहाँ विसर्ग को रेफ हो रहा है। अब आठवें लाइन में जो पद आ रहा है वह है अभ्युदय। तो यहाँ पे अभी है, अब इसके पश्चात उदय लिख देंगे, उदय। इस प्रकार यहाँ यड़ संधि लागू हो रही है, यड़ संधि का इको यड़च का नियम लागू हो रहा है। अभ्युदय। अब 9वें नंबर का जो पद है तदर्थम, तो यहाँ पे तत् प्लस अर्थम, तदर्थम ये पद बनेगा। तदर्थम, तत् प्लस अर्थम, इसको
तकार को दकार हो जाएगा। फिर शरत प्लस चंद्र, तो यहाँ बनेगा शरत। 10वें नंबर का जो पद है शरत प्लस चंद्र। यहाँ स्तोश्चुनाश्चु से सकार चकार को तकार को चकार हो रहा है। स्तोश्चुनाचु नियम प्रतिपादित करता है कि दंती सकार सकार और त वर्ग के योग में शकार और च वर्ग को शकार और च वर्ग हो जाता है, अर्थात दंती सकार के स्थान पर तालव्य शकार हो जाएगा और त वर्ग के स्थान पर चकार हो जाएगा। इसके पश्चात अब दूसरा प्रश्न है, इस प्रकार हम लोगों ने ये पढ़ लिया। चौथे नंबर का जो प्रश्न था इसका अध्ययन कर लिया, इसमें सबकी चर्चा कर ली। अभ्युदय है यहाँ से लेकर सर्वयत्र, यहाँ रेफ विसर्ग को रेफ हो रहा है, यहाँ कोई शेड़ संधि हो रही है, और यहाँ पर 10वें वाले पद में स्तोश्चुनाश्चु से तकार को चकार हो रहा है, और यहाँ पर 9वें वाले पद में तत् प्लस अर्थम झलाम जशोन्ते से तकार को दकार हो रहा है। अब 5वें नंबर का जो प्रश्न है संधिम कृत्वा लिखत, तो यहाँ कह रहे हैं कि संधि करके लिखिए। तो ये पद आ रहा है जगत प्लस जननी, जगत जन, जब ये संधि पद बनेगा तो बनेगा जगत जननी। तकार को जकार हो रहा है तो यहाँ भी स्तोश्चुनाश्चु का नियम लग रहा है, जगत जगत जननी। तकार को जकार हो रहा है, जगत जननी। जगत जननी, फिर महा प्लस ऐश्वर्यम तो महेश्वर्यम बनेगा। यहाँ आ के पश्चात ऐ आ रहा है तो ये वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि के वृद्धिरादेश के अंतर्गत वृद्धि संधि आ रही है। वृद्धि रेची, वृद्धि रेची, वृद्धिरादेश वृद्धि संज्ञा करता है, वृद्धि रेची से विधान होता है वृद्धि संधि का, तो यहाँ हो जाएगा महेश्वर्यम, महेश्वर्यम। महा प्लस ऐश्वर्यम महेश्वर्यम। अब यहाँ पे है न प्लस अधीनम तो हो जाएगा ये नाधीनम। यहाँ एक आकाशवाणी दीर्घ से दीर्घ संधि हो रही, नाधीनम, इस प्रकार है। अब यहाँ है अह प्लस अह, तो ये जब बनेंगे पद तो हो जाएगा अह रह। यहाँ रोसुप का नियम लागू हो रहा है। अब जीवति अनाथः प्लस अपि, तो इस स्थल पे पहले पहले इको यण से यण संधि होगी, उसके पश्चात अतोरोरप्लुता दप्लुते से इस इस सूत्र से अतोरोरप्लुता दप्लुते का नियम लग के, उस सूत्र का नियम लग के यहाँ पूर्व रूप हो जाएगा जीवत्य जीवत्यनाथो जीवत्यनाथो पी, जीवत्यनाथोपि। अतोरोरप्लुता दप्लुते क्या नियम प्रतिपादित करता है, यदि विसर्ग के पहले ह्रस्वकार हो, विसर्ग के पश्चात भी ह्रस्वकार हो, तो विसर्ग को रु आदेश हो जाएगा, फिर उसको उस रूप के उकार में और इस सकार में आधगुड़ा से गुड़ संधि हो जाएगी। फिर जो ओकार आएगा उसको मिलाकर वो पूर्व में ओकार हो जाएगा, पर में अकार हो जाएगा, तो इंगा पदांतादति सूत्र आकर पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व एकादेश कर देगा। अब गृह प्लस अपि तो ये बनेगा गृहेपि। यहाँ इंगा इंगा पदांतादति सूत्र आकर पूर्व रूप संधि का विधान कर रहा है। जगत प्लस माता है, यहाँ पर यरुनुनास्के नुनास्को वा सूत्र से यह पद सिद्ध हो रहा है। यरुनुनास्के नुनास्को वा नियम प्रतिपादित करता है कि यदि यर प्रत्याहार के पश्चात कोई अनुनासिक वर्ण आए, अर्थात वर्गों का पांचवा वर्ण अंगा इया अणा नमा से कोई आए, तो उस यर के स्थान पर उस यर के अंतर्गत जो वर्ण आएगा उसी वर्ण का
वह वर्ण जिस भी वर्ग का, यर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण जिस भी वर्ग का होगा उस स्थल पर उसी वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाएगा। जैसे ये तकार है तो ये यर प्रत्याहार के अंतर्गत आ रहा है, और यह मकार जो है ये प वर्ग का पांचवा वर्ण अर्थात अनुनासिक वर्ण है। मकार है तो अनुनासिक, अनुनासिक न कहीं नहीं कहेंगे इसको, अनुस्वार कहेंगे। अनुनासिक ये चिन्ह होता है तो ये अनुस्वार है। तो जो अंगाइयाँ अड़ा में पांचों 25 जो कुछ टुतु वर्ग होते हैं, स्पर्श वर्ण होते हैं, स्पर्श वर्णों के जो अंतिम वर्ण होते हैं उनको अनुस्वार कहा जाता है, उनको भी अनुस्वार के अंतर्गत गिना जाता है। तो ये जो मकार आ रहा है ये प वर्ग का अंतिम वर्ण है, और इधर जो तकार आ रहा है ये यर प्रत्याहार के अंतर्गत है। तो जब संधि संपन्न होगी तो इस मकार को छोड़ दिया जाएगा। इस मकार के स्थान पर संधि संपन्न होने पर ये तकार जो है इस तकार ये तकार जो है त वर्ग का है, इसी इसके स्थान पर इसी वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाएगा, और ये मकार वैसे ही आ जाएगा, मकार में कोई विकार नहीं होगा। जैसे जगन माता, मकार वैसे ही बना रहा। इस मकार की उपस्थिति के कारण इस यर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले त वर्ग के स्थान पर इसी त वर्ग का अंतिम वर्ण इसके स्थान पर आ गया, और मकार वैसे ही बना रहा, मकार में कोई विकार नहीं हुआ। अब महान प्लस लिखत ही तो इसमें लत्व विधान हो रहा है। लत्व विधान के अंतर्गत नियम आता है कि ल यदि पूर्व में कोई त वर्ग का वर्ण है उसके पश्चात ल आए, और पूर्व में त वर्ग का कोई भी वर्ण हो तो त वर्ग को ल हो जाता है। किंतु यदि नकार आता है तो नकार के स्थान पर लकार होगा, किंतु उस लकार जो नकार के स्थान पर लकार होगा उस लकार के पूर्व जो भी वर्ण विद्वान होगा उसके ऊपर अनुनासिक आ जाएगा। तो जैसे महान लिखति, अब इस नकार के पहले हकार है तो जो अनुनासिक आएगा इसी हकार के ऊपर आ जाएगा, महान लिखति। अब 2 प्लस एतो है तो यहाँ इको एड़च सूत्र का नियम, इको एड़ची एचो यवा यावह का नियम यहाँ पर लागू होगा। तो एचो यवा यावह से ये सूत्र से यह सिद्ध होगा, तो बनेगा द्वावेव। द्वावेव यहाँ पे औ है तो औ के स्थान पर आव हो जाएगा। यहाँ औ है और इधर स्वर है, इधर एकारस है, तो इस कारण औ के स्थान पर आव हो जाएगा, द्वावेव बनेगा। अच्छा द्वावेतव है तो द्वावेतव बनेगा। ये द्वावेव, ऐसे द्वावेव भी बनता है। तो यहाँ पे द्वावेतव है तो जब संधि संपन्न होगी तो द्वावेतव बनेगा। यहाँ पे आव हो जाएगा और एकार वकार के ऊपर चला जाएगा, और तकार वैसे ही रहेगा। फिर यत भविष्य विनश्यति, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर झलाम जस झषि, उस सूत्र से झलाम जश झस क्या नियम प्रतिपादित करता है कि यदि झल के पश्चात झष प्रत्याहार का कोई वर्ण आए तो झल के स्थान पर जश हो जाता है। तो झल प्रत्याहार के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा है कि वर्गों का पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण आ जाते हैं। तो अर्थात कुल मिला के झल प्रत्याहार के अंतर्गत 24 वर्ण आते हैं, और झष प्रत्याहार के अंतर्गत केवल तीसरे चौथे वर्गों के तीसरे चौथे वर्ण आते हैं। और जश प्रत्याहार के अंतर्गत जब गड तीसरे वर्ण आते हैं, झलाम जश झषि, झलाम जश झष, इसके स्थान पर जश हो जाएगा। जश कैसे होगा, तो वर्गों के तीसरे जो वर्ण होते हैं वो जश के अंतर्गत आते हैं। तो ये जब संपन्न होगा तो यद तकार के स्थान पर दकार आ जाएगा, और भविष्य यहाँ इस स्थल पे हशिच से इस विसर्ग को ओकार हो जाएगा। हशिच नियम प्रतिपादित करता है कि विसर्ग के पहले ह्रस्व आकार आए और उसके पश्चात हश प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग को ओकार हो जाता है। विसर्ग को पहले रकार होगा, फिर ओकार होगा, फिर उसके पश्चात आद गुड़ा से उसको गुणादेश हो जाएगा। तो ये बनेगा भविष्यो विनश्यति। भविष्यो विनश्यति इस प्रकार ये संपन्न हुआ। ये तो भविष्यो विनश्यति ये हो गया।
तो हम लोगों ने विसर्ग संधि के अंतर्गत विसर्ग संधि का अभ्यास तो पढ़ा ही। इस पूरे संधि प्रकरण में जो अभ्यास आ रहा था, परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही इम्पोर्टेंट था, उसको भी पढ़ लिया। ये संधि प्रकरण इस प्रकार व्याकरण विधि का तीसरा अध्याय समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर का अध्ययन करेंगे हम लोग। तो धन्यवाद साथियों आप सभी का।